हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजभाषा अधिनियम और नियम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकृत कर लिया था। लेकिन भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, जहाँ राज्यों द्वारा अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। ऐसे में देश संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य, संविहार, केंद्र और राज्यों के अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के कतिपय प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक था कि एक राजभाषा के लिए अधिनियम और नियम पारित किए जाएं। इसी कार्य हेतु संसद द्वारा सन 1963 में एक अधिनियम एक्ट लाया गया, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। केंद्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा नियम बनाए, जिनको हम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 के नाम से जानते हैं, जिसमें बाद में 1987, 2007 और 2011 में संशोधन भी किए गए। आपका ध्यान मैं इस बात पर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां राजभाषा अधिनियम 1963 की जो नवा उपबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर शिथिल है, वहीं राजभाषा नियम 1976 की धारा 1 की उपधारा 2 तमिलनाडु राज्य को शिथिलता प्रदान। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यम पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, ये शुक्राचार्य जी ने कहा था। अर्थात वर्णमाला में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना शुरू हो, कोई ऐसी जड़ मूल नहीं है जिससे कोई औषधि न बने, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसके काम लेने वाले प्रबंधक ही दुर्लभ होते हैं। अगर प्रबंधक सही हो तो कोई भी काम करना लोगों के लिए इतना कठिन नहीं है। ऐसा आयोजक मिलना मुश्किल है जो अक्षर को मंत्र, जड़ी को औषधि बना दे और व्यक्ति विशेष को उसकी क्षमताओं से परिचित करवा दे। गीता में कहा भी है, युगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने क्षेत्र में कुशलता हासिल करना ही वास्तविक योग क्षमता है। प्रबंधन इंसान को बेहतर इंसान बनाने की कला है, क्योंकि बेहतर इंसान ही बेहतर अधिकारी, प्रबंधक या कारोबारी हो सकता है। भाषाई एवं तकनीकी कुशलता महत्वपूर्ण है। तो अब हम राजभाषा नियम 1976 के बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे करते हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशित तारीख से प्रवृत्त होंगे। अधिनियम अर्थात राजभाषा अधिनियम 1963 केंद्र सरकार के कार्यालय अर्थात केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय। कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है। हिंदी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता। क्षेत्र का बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। क्षेत्र ख में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। और क्षेत्र ग खंड च और छ में विनिर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान नियम 10 के अनुसार होते हैं। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों को मानचित्र में दिखाया गया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र उनके रंग के अनुसार। राजभाषा नियम ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का तीसरा रूल है, राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से विभिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि कम्युनिकेशन टू स्टेट एटसेट्रा अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या उन में स्थित किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे। अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इसका दो भाग है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या उसमें स्थित किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे, और यदि अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी में अनुवाद भी भेजा जाए। ख क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र
को या उनमें स्थित किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे। क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र क व ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या उनमें स्थित किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो का व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। अब नियम 4, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि, कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। का केंद्र सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। ख केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे। ग क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालयों में से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे। घ क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख में या ग में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। नियम 4 का 9, क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु जहां ऐसे पत्रादि एक क्षेत्र क या क्षेत्र ख किसी कार्यालय को संबोधित हैं, वहां यदि आवश्यक हो तो उनका दूसरा भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को संबोधित है तो वहां उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा, परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। राजभाषा नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर, रिप्लाईज ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी। नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी में दिए जाएंगे। नियम 6, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग, यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। ये जो राजभाषा नियम की 1976 की धारा 3(3) है, उसमें संकल्प, सामान्य आदेश, सूचना, परिपत्र, आरक्षण, ज्ञापन शामिल है। नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टर, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक प्रलेख, राजकीय कागज पत्र, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप, ये सब धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा नियम 7, आवेदन, अभ्यावेदन आदि, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा कैसे होंगे। 1, कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। 2, जब उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों, जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी है, से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसके कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थित हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी। राजभाषा नियम 8, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण लिखा जाना, नोटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वो उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। 2, केंद्रीय सरकार या कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, तो विभाग का कार्यालय का प्रधान उसका निर्णय करेगा। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा नियम 9, हिंदी में प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, किसको माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने
क मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उसको प्रवीण माना जाएगा। ख स्नातक परीक्षा में स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जिसने लिया हो वो भी प्रवीण माना जाएगा। ग यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, राजभाषा नियम 10, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी किसे माना जाएगा? यदि किसी कर्मचारी ने एक मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उसके उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसको कार्यसाधक ज्ञान मान लिया जाएगा। नंबर 2, केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित ज्ञान प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नंबर 3, केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो भी उसको हिंदी कार्यसाधक ज्ञान उसका मान लिया जाएगा। यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान उसका मान लिया जाएगा। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालयों के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 3, केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। 4, केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है तो वह राजपत्र से अधिसूचित द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख को अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाए। राजभाषा नियम 11, मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री के बारे में है। मैनुअल, कोड, अदर प्रोसीजरल लिटरेचर, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी एटसेट्रा। एक, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी या अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। 2, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाली रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाए होंगी। परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट भी दे सकती है। अनुपालन का दायित्व नियम 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस। नंबर 1, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का उत्तरदायित्व होगा कि वह नंबर 1, यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियमों 2 के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। नंबर 2, इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें। आज हमने यहाँ पर राजभाषा नियम और अधिनियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपको यह वीडियो शिक्षाप्रद एवं दिलचस्प लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय हिंद।